स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस एक और नई लाइव स्ट्रीम के अंदर। और आज आप देख सकते हैं कि हमारे साथ एक और गगन जी मौजूद है। तो गगन जी, पहले तो स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। एक और गगन जी। और कितने गगन जी आ गए? नहीं, बस एक ही। पहले आपको इनका इंट्रोडक्शन दे दूं। गगन जी दरअसल एक यूट्यूब चैनल रन करते हैं जो जियोपॉलिटिक्स, डिप्लोमेटिक इन सब के ऊपर बहुत ही डिटेल के अंदर वीडियोस बनाते हैं। तो इनके साथ अपने चर्चा करेंगे। इनको आज वीडियो में लाया है, तो मेन जो अपना टॉपिक रहने वाला है, आपको जैसे आपने टाइटल में भी पढ़ा कि राम मंदिर की इनॉग्रेशन के साथ दुनिया में देश के अंदर कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। क्योंकि आप लोगों ने नोट करा होगा कि जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, हर बार कुछ ना कुछ बड़ा होता जा रहा है। जैसे आपको बताया था, तो इसी के बारे में इस वीडियो के अंदर डिटेल से बात करेंगे। तो जितने भाई-बंधु जुड़े हैं, आप सभी रिक्वेस्ट है कि वीडियो लाइक करने के बाद मैं 1 मिनट आपकी लाइव चैट ऑन कर लूँ, ठीक है? जैसे ही आपके पास मैं 1 मिनट चेक कर लूँ नोटिफ़िकेशन आपके पास जा रहा है, वीडियो लाइव हो चुकी है या नहीं? क्योंकि यहाँ से रीलोड मेरे को करना पड़ेगा। जस्ट वेट। ओके, शायद हाँ जी, आने लग गए हैं। तो जितने भाई-बंधु जुड़े हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो लाइक कर देना और कोई भी आपका सवाल हो नीचे कमेंट कर देना। वीडियो के एंड में हम आप लोगों को क्वेश्चन भी लेंगे। तो चलिए अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पहले तो कैसे हो गगन जी? जी सर, बढ़िया। आप बताइए कैसी हो? बढ़िया, बढ़िया, फुल मस्त। तो तो पहले मुझे कोई तो खासा आप एक्सपीरियंस मुझे हाँ जी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मुझे सोशल मीडिया का कोई हाँ खासा जी। एक्सपीरियंस नहीं है। तो बस आपके सामने आके बैठ गया। तो भाई चलो, आप बताओ कैसे हो? कि फैक्ट्स। बढ़िया, बढ़िया, बिल्कुल। तो पहले अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, ठीक है? आप जी जैसे श्योर सर। जियोपॉलिटिक्स से लेकर बहुत सारी वीडियोज़ बनाते हो। तो पहले तो आप मैं आपको हमारे चैनल के एक मेन जो टॉपिक बताता हूँ, फिर आपको मैं क्यों लेकर आया हूँ चैनल पे उसको बताता हूँ। दरअसल ओके। इस चैनल पे जितने हमारे व्यूअर वो जानते हैं, वो कि हम जो एक हमारी भविष्यमलिका है, ठीक है? शायद आप भी जानते होंगे, जिसके अंदर वर्णन करा गया कल की अवतार का। उसके बिल्कुल। अनुसार ये माना जाता है कि जब कल के अवतार आएँगे, वो जब आखिरी युद्ध होगा, उसके बाद युग परिवर्तन होगा और बहुत सारे ग्रंथों के अनुसार वो समय बहुत नज़दीक है। और जैसी-जैसी अब सर्कमस्टेंसेस बन रही हैं दुनिया में, वो सारी कंडीशन भी वैसी की वैसी हो रही है जैसा ग्रंथों के अंदर लिखा गया था। ठीक है? बिल्कुल। अब ये तो होगी एक स्पिरिचुअल साइड कि ये धार्मिक बिल्कुल। साइड होगी। अब हमने आपको लाइव में इसलिए बुलाया है क्योंकि आपको जियोपॉलिटिक्स और ये सब चीज़ों की एक कहें कि साइंस के वे में भी नॉलेज है। तो हम बेसिकली अपने व्यूअर्स को ये दोनों चीज़ें एक साथ कंबाइन करके दिखाना चाहते हैं कि जो हमारे स्पिरिचुअल बातों में लिखा है, क्या वो रियल वर्ल्ड में भी रियलिटी में हो रहा है वैसा या नहीं हो रहा या वो सिर्फ अफ़वाहें हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, ठीक है? बिल्कुल। तो वो अपने दोनों कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो जैसे मैं आपको बताता हूँ कि भविष्यवाणी के अंदर एक भविष्यवाणी लिखी गई, बहुत सारे साधु संतों ने करी। उनके अनुसार ये माना जाता है कि ये जो साल 2024 चल रहा है ना, इसके अंदर और ये आने वाले 1-2 सालों के अंदर दुनिया पूरे 2 गुटों के अंदर बँट जाएगी और मुस्लिम देश एक तरफ हो जाएँगे, बाकी दुनिया एक तरफ हो जाएगी और एक बड़ा युद्ध होगा, जिसके अंदर मुस्लिम कंट्रीज़ खत्म हो जाएँगी। ये एक स्पष्ट वे में कही जाती है ना। तो पहले तो आप बताएँ कि क्या ये चीज़ रियलिटी में पॉसिबल है या ये सिर्फ़ एक कहीं हाइपोथेटिकल बात है? नहीं, कोई हाइपोथेटिकल ये बात नहीं है। ये मेरे अकॉर्डिंग जितनी कि मैं स्टडी कर सका हूँ, मैं ये नहीं कहता कि आई एम एक्सपर्ट, मैं हर चीज़ में परफेक्ट हूँ, बट जितनी मैं स्टडी करी करी है, आपने बुक्स पढ़ी होंगी। बुक्स में, ग्रंथों में अलग-अलग लिखा है, भविष्यवाणिका होगी जैसे, अभी एक दसम ग्रंथ हो गया और बाबा बेंगा जी हो गए, एक बाबा गुरदास जी कुछ ऐसे हैं। तो अलग-अलग जो हैं सारे ये, इन्होंने जो अलग-अलग चीज़ें अलग-अलग बुक्स में कही हैं, अगर उनको मैं एक जगह सिंक करके देखूँ तो एक ना पूरी, जैसे कहते हैं फ़िल्म की स्टोरी होती है, तो ये एक स्टोरी बन रही है धीरे-धीरे। तो जैसे-जैसे उन्होंने स्टोरी बनाई, वैसे-वैसे चीज़ें आज सिर्फ़ जियोपॉलिटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, अपनी नॉर्मल दुनिया में, रेदर देन जियोपॉलिटिक्स और फॉरेन अफेयर्स, अपनी कॉमन लाइफ़ में भी वो चीज़ें एग्ज़ीक्यूट हो रही हैं अब। तो अकॉर्डिंग टू ये मान लीजिए, मेरे अकॉर्डिंग अगर मानोगे कि तो धीरे-धीरे हम उस तरफ बढ़ रहे हैं, जिनकी वो कयास हमारे ग्रंथों में लगाए गए हैं। या जैसे कहते हैं कि वो बोला गया है ग्रंथों में कि ऐसा कुछ होगा, वो स्टेप बाय स्टेप हम उसको इंश्योर खुद ही कर रहे हैं। ठीक है, तो एक जो जैसे अपनी वीडियो का आज का मेन टॉपिक था कि राम मंदिर के साथ कुछ बड़ा हो सकता है ना? क्योंकि हमने काफ़ी तरह से स्पेशली बात करी जो प्रेज़ेंट में मोदी गवर्नमेंट चल रही है, ठीक है? आपने किसी पार्टी की बात ना करी लेकिन जो चल रहा है वो चल रहा है, रियलिटी है ना? इनको अपने देखें कि ये कोई भी स्टेप ले रहे हैं जिसकी बहुत ज़्यादा हाइप बनाई जा रही है, उसके बाद उसका इफ़ेक्ट बहुत बड़ा देखने को मिलता है। जैसे कश्मीर में बात करें जब वहाँ से वो सेक्शन हटाया गया था, उसके बाद काफ़ी बड़े-बड़े चेंजेस वहाँ पे कर दिए गए, है ना? दरअसल लक्षद्वीप में गए हाँ जी। जी, जी। एक्चुअली सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक्चुअली जो जो मुद्दे हैं ना, मुद्दे बड़े ही इतने हैं। ये मुद्दे इतने बड़े हैं, इनकी हाइप बनना भी लाज़मी है।
दूसरी बात ये है कि इतनी हाइप खुद मोदी गवर्नमेंट नहीं बना रही, जितनी एंटी मोदी जो पार्टीज हैं, जिन्हीं के एंटी बीजेपी जो पार्टीज है, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और ममता बनर्जी वाली पार्टी, सपा बसपा, ये खुद उसको ज्यादा हाइप दे देते हैं। अब ये मान लो कि अगर मोदी गवर्नमेंट 20% अपने किसी काम को ऐसे को प्रमोट करती है, तो 80% ये लोग विरोध करके, अभी जितनी मैं, एक जो इन्होंने जैसे इंडिया अलायंस बनाया, मैं इनको बहुत करीब से स्टडी कर रहा हूँ। मैं किसी पार्टी का पक्षधर नहीं हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कोई बीजेपी का सपोर्टर हूँ या कांग्रेस का, बट जितनी आज तक, बेशक आपने जैसे 370 का जिक्र किया, राम मंदिर का जिक्र किया, या और भी मुद्दे लगा लो, तो बड़ी ना ये इलॉजिकल सी बात लेके सामने आएंगे, मान लो किसी भी चीज को डिफेम करने के लिए। मैं एक 370 का आपको एग्जांपल देता हूँ। जब 370 हटाया गया, तो महबूबा मुफ्ती है जम्मू कश्मीर की, शायद वो पीडीपी की हैं, और एक फारूक अब्दुल्ला, ये कांग्रेस के थे। तो उन्होंने क्या कहा कि जी अगर 370 हटाएगी तो देश बर्बाद हो जाएगा, कश्मीर में दंगे होंगे। लेकिन अगर आपने देखा होगा, 370 हटाने के बाद G20 वहां पे हुआ, और अभी तो इलेक्ट्रिक बसें वहां पे कश्मीर में चलने लगी। तो ये लोग इन शॉर्ट के खुद विरोध करके उसको हाइप देते हैं। मतलब ये बात हम आपकी समझ गए। अभी जैसे राम मंदिर का मुद्दा आ रहा है ना? तो इसको लेकर भी विरोध की बातें करें, चलो ओपोनेंट पार्टीज़ कर रही हैं, लेकिन जो देश के 4 मुख्य शंकराचार्य थे, उन्होंने भी इसका विरोध करा। उन्होंने कहा कि अभी राम मंदिर पूरा बना ही नहीं। तो जी जी। लेकिन इसको लेकर मैं आपको बताता हूँ, कई साधु संत ऐसे सामने आए हैं, इसको लेकर 2 धाराएँ सामने आ रही हैं। कई साधु संत जो शंकराचार्य जी के पक्ष में कहे या ओपोनेंट पार्टी के, वो ऐसा कह रहे हैं कि इससे राम जी का बहुत बड़ा अपमान होगा जब उसके बाद वो बिल्डिंग बनेगी। ठीक है? वहाँ पर एक बार मूर्ति स्थापना होगी, प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसके बाद अगर वहाँ पर निर्माण होता है, तो वो एक अपमान होगा और उससे देश के हालात खराब हो सकते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ये मानना है कि वहाँ पर राम मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद जब वो मंदिर का इनॉग्रेशन हो जाएगा, तो दुनिया में एक जो कहा जाता है कि परिवर्तन की तरफ दुनिया या भारत एज़ ए वर्ल्ड लीडर की तरफ चलेगा। तो इनमें से आपको क्या लगता है कि कौन-सी बड़ी चीज़ होने वाली है? देखो, परिवर्तन की तो मैं एग्री कर सकता हूँ, लेकिन अगर ये कहें कि श्री राम जी का अपमान होगा मूर्ति स्थापित करने के बाद, अब मैं नहीं जानता कि शंकराचार्यों ने ऐसा क्यों कहा, या वो जो भी कहा उन्होंने, मैं उसके ऊपर तो कोई कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन ये तो वही बात होगी ना कि राम जी की मूर्ति स्थापित होगी, इट मीन्स कि उसके बाद वहां पे कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकती। ये तो इन शॉर्ट वही चीज होगी। अब राम मंदिर के आसपास मान लो कल को कोई अपना प्लान बनता है, जो मंदिर का ट्रस्ट है कि हम हॉस्पिटल भी बनाएंगे, तो इट मीन्स कि हम कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, वो तो डेवलपमेंट। राम जी तो खुद, अगर आप राम राज्य को स्टडी करोगे तो वो डेवलपमेंट बहुत हुई है। साइंस इतनी एडवांस थी, आज के समय की साइंस तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, जैसे आपने कहा कि हालात बदलेंगे, अब ये जो चीजें दो तरीके से हालात बदलेंगे। पहले तो जैसे अभी आपने जिक्र किया ना कि विरोध कर रहे हैं राम मंदिर का, उनका एक्चुअली मुद्दा है इलेक्शंस का। वो सोच रहे हैं कि जो बीजेपी है वो हिंदुत्व जो वोट है, हिंदुत्व का जैसे आजकल ट्रेंड चल रहा है, तो उसका फायदा लेके कहीं ना कहीं इलेक्शन में फायदा ना लीजिए इस चीज का। लेकिन वो जो एंटी बीजेपी जो पार्टीज है, वो इस चीज को बोल रही है कि अगर वो जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है 22 जनवरी को, इसका विरोध करेंगे तो इस चीज का उनको लॉस ज्यादा है। वो एक पार्टिकुलर कम्युनिटी को खुश करने के लिए इसका विरोध ज्यादा कर रहे हैं। और राम मंदिर के विरोध का कोई, मुझे ऐसा कोई मुद्दा लगता नहीं कि विरोध उनको करना चाहिए। हाँ, बीजेपी के कोई नंबर ना बन जाए इस मसले में, टू बी ऑनेस्ट, इसीलिए वो लोग अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं, और इसी से वंस अगेन हाइप भी बड़ी हो रही है। इसके तो बाद आपने, ग सॉरी मैं ग जी। तीसरा क्वेश्चन भूल गया, आपका क्या था? गगन जी, अपने ना एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक इसका जुड़ता है, अपने उस पे चलते हैं, ठीक है? जी राम मंदिर का टॉपिक है, व्यूअर्स के लिए अपने रखते हैं, थोड़ा एंड में दोबारा डिस्कस करेंगे इसके लिए, ठीक है? जी जी, श्योर 2 श्योर। हमने वीडियो के टाइटल के अंदर मेनली रखा ना कि जो बहुत बड़ा होने वाला है। अभी तक मैंने आपको प्रेडिक्शन नहीं डिस्क्लोज़ करी कि उसको लेकर क्या हो रखा है ना? तो वो भी हम व्यूअर्स को बताएँगे लेकिन एंड में। पहले बात करते हैं कि भविष्यमलिका की माने तो साल 2024 के अंदर तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है और न्यूक्लियर वेपन का यूज इस युद्ध के अंदर हो सकता है और साल 2024 के अंदर ही ऐसा होगा। ऐसा काफ़ी सारे ग्रंथों के अंदर और काफ़ी सारी भविष्यवाणियों के अंदर लिखा है। आप जियोपॉलिटिक्स की अच्छी समझ रखते हैं, तो आप रियल लाइफ के साथ इसे अटैच करके बताइए कि क्या ऐसा पॉसिबल है 2024 के अभी, अंदर? जी जी सर, अभी 2024 से पहले ना मैं आपको 2019 की बात बताता हूँ, जब अपने बालाकोट एयर स्ट्राइक करी। जब अभिनंदन को वहां से रिलीज किया गया, तो पहले कहते कि पाकिस्तान ने मना कर दिया, आनाकानी कर रहा था, ठीक है। उसके बाद इंडिया ने 9 मिसाइलें पाकिस्तान के ऊपर तैनात करी, जिसमें न्यूक्लियर वॉरहेड शामिल था। न्यूक्लियर वॉरहेड मतलब परमाणु मिसाइलें तैनात थी। तो इसकी शुरुआत तो
तब से हो गई। अब आ जाते हैं 2024, जैसे आपने 2024 की भविष्यवाणी का जिक्र किया। सिर्फ भविष्यवाणी का नहीं, एक और बुक का जिसमें कहा गया कि लाल दुश्मन आएगा, लाल दुश्मन दुनिया में जंग छेड़ेगा। अब जो लाल दुश्मन की बात है, अभी इसको न्यूक्लियर वाली बात से मैं आपको कनेक्ट करूंगा। जो लाल दुश्मन की बात है, ये दो चीजों के लिए कही जा रही है। आप पहले इसराइल और हमास की वार देखें, जो ये हुतियों का आजकल चल रहा है। अभी आज की न्यूज है कि यूएसए और यूके ने मिलकर 72 सर्जिकल स्ट्राइक्स की हैं यमन में। दूसरी बात, वो रेड सी है, लाल सागर, लाल दुश्मन आ गया। दूसरा उसके बाद लाल दुश्मन चाइना। तो ये दो लाल तो हो गए। अभी विश्व में जैसे कहा कि पानी के वजह से युद्ध होगा, अब चाइना का इशू चल रहा है साउथ चाइना सी में। अब इन दोनों केसों में पानी भी शामिल हो गया। अब आ जाओ न्यूक्लियर वॉरहेड की। इसराइल जैसा देश अभी इसलिए रुका है ताकि अरब कंट्रीज उसके खिलाफ ना हो। अगर मैं हमास के ऊपर बात करूं, इसराइल का कुछ नहीं, न्यूक्लियर वॉरहेड है उसके पास। जिस हिसाब से हमास ने अटैक किया, इसराइल सीधे न्यूक्लियर वॉरहेड उनके ऊपर अटैक कर देता और बात खत्म थी। ये अटैक होते होते बचा, और ये अटैक कहीं ना कहीं यूएसए ने रोका है, क्योंकि अरब कंट्रीज को कॉन्फिडेंस मिलेगी। अब हम इसका दूसरा एंगल जो जरा सा रोल ने, अगर अपना सर्च कर लें, इंडिया और पाकिस्तान में 3 देश ऐसे माने गए हैं जो कभी भी युद्ध बड़ा छेड़ सकते हैं। न्यूक्लियर वॉरहेड की जो प्रोडिक्शंस हैं, रशिया यूक्रेन वार, अब रशिया इतने टाइम से वहां पे फेल हो रहा है यूक्रेन में, उसको इन्वेड कर रहा है। हालांकि रशिया का अपना सोवियत टाइम का वो यूक्रेन उसका ही हिस्सा था। अगर रशिया फेल हो गया तो वो न्यूक्लियर वार हेड वहां पे चला सकता है। रशिया अपना इसराइल हमास वार। अब ईरान जो गगन जी, देख है एक ना वहां पे। मैं एक आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी। जी मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी जो ऑडियंस है ना, वो मेजरली बात करें 50 से 55 45 इस एज की है। तो आप टेक्निकल टर्म के लिए आसान हिंदी भाषा थोड़ी प्रयोग करें, ताकि सभी जी, को श्योर इजीली श्योर समझ भी श्योर आए। सॉरी। हाँ जी। तो अभी जैसे इसराइल और हमास का जो ये युद्ध हुआ, तो वहां पे भी अभी क्या है, ईरान देश है जो हमास को बैकिंग कर रहा है। बैकिंग मतलब कि हमास जो आतंकवादी है उनका साथ दे रहा है। तो अमेरिका और यूके ने जो आज अटैक किया यमन के हुती हुती, वहां पे एक आतंकवादी ग्रुप है, उनके ऊपर जो अटैक किया, ईरान के चांसेस बन रहे हैं कि ईरान भी न्यूक्लियर अटैक वहां पर, चाहे इसराइल के ऊपर या रेड सी में, रेड सी यानी कि जो एक समुद्र का एरिया है अरब सागर में, वहां अमेरिका के जहाज के ऊपर हमला कर सकता है। तीसरा अपना जो इंडिया और पाकिस्तान, अपनी स्थिति धीरे धीरे एक्सलेट एक्सलेट मीन्स कि खराब हो रही है दिनों दिन। अगर आप देखो, ट्रेड तो हमारा काफी टाइम से बंद है। दूसरा क्या है कि पाकिस्तान में इलेक्शंस आने वाले हैं। और एक रीजन है अपने रिसेंटली, जैसे अपना करतारपुर कॉरिडोर है, करतारपुर साहब पंजाब में एक कॉरिडोर शारदा पीठ की तरफ इंडिया निकाल रहा है, पीओके, जो पीओके में जाएगा। तो पाकिस्तान कतई उसको अपना, जैसे कहते हैं ना, मंजूर नहीं करेगा। अब पाकिस्तान में इलेक्शन है, तो पाकिस्तान में इलेक्शन जीतने का एक सिंपल सा फंडा है कि अगर उन्होंने इलेक्शन जीतने हैं तो इंडिया के खिलाफ दुश्मनी जाहिर करो, युद्ध छेड़ो। हो सकता है कि वो न्यूक्लियर परमाणु युद्ध भी छेड़ो। अभी रिसेंटली एक अपना यूएसए के, अमेरिका के एक खुफिया एजेंट है, उनकी रिपोर्ट आई है कि इंडिया ने बालाकोट के टाइम पूरी परमाणु हमले की तैयारी कर ली थी। तो आज भी वो तैयारी है। जो ब्रह्मोस मिसाइल, आपने काफी पिछले थोड़ा सा समय पहले सुना होगा कि ब्रह्मोस मिसाइल गिरी है वहां पे पाकिस्तान में। वो गिरी नहीं, वो गिराई गई है। मैं अगर आप बिल्कुल। चाहोगे तो मैं डिटेल में भी बता दूंगा वो कैसे गिराई गई है। वो एक टेस्टिंग थी हमारी कि न्यूक्लियर हम अगर हमें अटैक करना हो तो हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आज दोनों देश, पाकिस्तान ने अगर इलेक्शन जीतने हैं, जो मौजूदा सरकार है, वो इंडिया के खिलाफ पूरे चांसेस हैं कि वो युद्ध छेड़े। कश्मीर में आतंकवादी इसलिए आ रहे हैं, इंडिया में भी वेरी सुन कोई ना कोई सर्जिकल अटैक, ऐसा कोई प्लान पक्का करेगा आतंकवादियों के खिलाफ। दूसरा चाइना, अभी चाइना क्या है, चारों तरफ से इंडिया को घेर रहा है, इंडिया को ब्लॉक कर रहा है। जो उनकी स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी है, स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी मतलब सिंपल भाषा में, जो इंडिया के आसपास छोटे मोटे देश हैं वो उनको कर्जा देगा, गुलाम बनाएगा, वहां पे अपने आर्मी खड़ी करेगा, और जरूरत आने पर वो इंडिया के खिलाफ बरतेगा। इससे क्या होगा कि चाइना और इंडिया और पाकिस्तान, इन तीनों में न्यूक्लियर वार का भी खतरा पैदा होगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स दिए मैंने। अगर जियो पॉलिटिक्स के लहजे के देखे, जो आपकी भविष्यवाणी को ये सच बता रही है कहीं ना कहीं कि हाँ, 2024 में ये न्यूक्लियर वार हो सकती है। बिल्कुल, गगन जी, जैसे पाकिस्तान में इलेक्शन एक तो हो गया।
दूसरा, जैसे मैं आपको एक जय गुरुदेव जी आपने नाम सुना होगा, उनकी एक भविष्यवाणी है, जिसके अंदर ये बताया गया था कि भारत के ऊपर चारों ओर से हमला होगा। और ऐसी जी। ही भविष्यवाणी हमें एक और पुरातन कवि थे, अभी मेरा नाम मिस हो गया, उनकी भविष्यवाणी में भी था कि भारत के ऊपर चारों ओर से हमला होगा। अब अगर आपने क्लोज़ली देखें, पाकिस्तान तो ऑलरेडी अगेंस्ट है, चाइना ऑलरेडी अगेंस्ट है और नेपाल के चाइना के साथ रिश्ते भी बन रहे हैं और बात करें जो भारत के श्रीलंका है, मालदीव्स पड़ता, आस-पास जितनी भी कंट्री पड़ती थी, बॉर्डर लगता था, वो सभी के साथ चाइना धीरे-धीरे ऐसे रिलेशन बनाता जा रहा है। और मालदीव्स की भी अगर बात करें तो पहले वहाँ पे इंडियन आर्मी भी थी, वहाँ पे जो पहले गवर्नमेंट भी थी वो भी इंडिया के सपोर्ट में थी, लेकिन अब जो गवर्नमेंट आई है, जो रिलेशन बन रहे हैं और हालात आपके सामने हैं। तो कहीं न कहीं क्या आपको लग रहा है कि चाइना भारत को चारों तरफ से घूम के अ, बिल्कुल रविदास जी की भविष्यवाणी में से एक भाई बता भी रहे हैं, क्या आपको लग रहा बिल्कुल, है कि चाइना एक प्लान कर रहा है कि भारत को चारों तरफ से घेरा जाए देखो, इसके अंदर? दुनिया में अगर कोई चाइना को टक्कर दे सकता है तो वो भारत है। ठीक है? ये बात हमें समझनी होगी। अमेरिका बेशक आज सुपर पावर है, लेकिन उसको लड़ाई करने के लिए साउथ चाइना सी यानी कि चाइना के समुद्र में आना पड़ेगा। लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है, जो हर तरीके से चाइना को नुकसान पहुँचाने में सक्षम है। कैसे सक्षम है? एक स्टेट ऑफ मलक्का, अगर आप अंडमान निकोबार से थोड़ा राइट साइड मैप में देखोगे, स्टेट ऑफ मलक्का एक ऐसी जगह जगह का नाम है, अगर वो भारत उस एरिया को बंद कर दे, तो चीन का 70% ट्रेड जो बिज़नेस वो समुद्र के रास्ते से करता है, वो खत्म हो जाएगा। उसको बचाने के लिए ही जो चाइना है, आस-पास के छोटे-मोटे देश जैसे आपने ज़िक्र किया मालदीव्स का, श्रीलंका का, बांग्लादेश, पाकिस्तान की ग्वादर पोर्ट, इसका इस्तेमाल कर रहा है। आपने नेपाल का ज़िक्र किया, मेरे अकॉर्डिंग नेपाल उस समय शामिल नहीं होगा, क्योंकि इसका नेपाल को ज़्यादा नुकसान है। आप एक चीज़ और मिस कर रहे हैं आप, अगर चाइना ये आस-पास के छोटे-मोटे देशों को ठीक है इंडिया के खिलाफ यूज़ करेगा, इंडिया भी तो एक चाइना के खिलाफ स्ट्रैटेजी बना रहा है। कैसे बना रहा है? डायमंड नेकलेस नाम की वो एक स्ट्रैटेजी है, नेकलेस डायमंड। वो क्या है, जितने चाइना ने छोटे-मोटे देशों को ये कर्ज देके अपने एयरपोर्ट, एयर बेसेस बनाए, उनके ऊपर अलग-अलग देशों को शामिल करके इंडिया ने भी अपने एयरबेस बनाए हैं। ऐसा नहीं कि अपने देश कुछ नहीं कर रहे। अगर चाइना के ऊपर से देखो तो कजाकिस्तान में अपने हैं, इधर अपने जापान के साथ रिलेशन अच्छे हैं, फिलीपीन को अपने ब्रह्मोस दे रहे हैं, वियतनाम को ब्रह्मोस दे रहे हैं, तो इंडिया खुद भी एक अच्छा खासा देश है हमारा। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ चाइना कवर करेगा। अगर आप बात करें कि भारत के ऊपर चारों तरफ से अटैक होगा, ठीक है 4 देश ये शामिल होंगे, लेकिन खुले तौर पे नहीं हो सकते शामिल। अभी इनके साथ चाइना और पाकिस्तान के साथ जो मेरी रिसर्च कह रही है, एक तो देश तुर्की वो फॉर श्योर 101% वो इंडिया के ऊपर अटैक करने के लिए, या फिर बैकडोर, बैकडोर मीन्स कि पीछे से पाकिस्तान को हथियार दे इंडिया के ऊपर हमला करने के लिए। एक आएगा अज़रबैजान। अज़रबैजान का बहुत बड़ा रोल रहेगा अगर इंडिया के खिलाफ अटैक हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे एक इस्लामिक जो होता है ना अपना की फीलिंग्स, वो भी काम करेंगी उनकी। दूसरा, अर्मीनिया की जो इंडिया मदद कर रहा है, जो जियोपॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि इंडिया अर्मीनिया देश की मदद कर रहा है, जिस वजह से अज़रबैजान हमसे खासा जैसे कहते हैं ना कि उखड़ा-उखड़ा हुआ है। तो ये 3-4 देश मिलके इंडिया के ऊपर अटैक 101% करेंगे। अब इसका एक मैं पॉजिटिव एंगल आपको बताता हूँ। ये तो पक्का ना कि भारत का कोई देश बिगाड़ नहीं सकता कुछ। क्यों नहीं बिगाड़ सकता? आपने गज़वाए हिंद सुना होगा, सुना है खुशदीप जी? हाँ क्या जी, हाँ कभी जी। आपने गज़वाए रशिया सुना है? या गज़वाए इंग्लैंड, गज़वाए यूके, गज़वाए चाइना कभी सुना है? गज़वाए हिंद सुना होगा सिर्फ। ऐसा पता है क्यों है? गगन जी आपकी ना थोड़ी-सी हाँ जी, हाँ जी। एक्चुअली आपकी थोड़ी-सी वीडियो बीच में अटक गई थी, आप प्लीज़ थोड़ा ओके, रिपीट कर ओके। दो एक बार। आपने गज़वाए हिंद सुना होगा, हाँ जी। हाँ, गजवाए हिंद मैंने सुना है। गज़वाए रशिया सुना है कभी? गज़वाए चीन सुना है कभी? पता है क्यों? नहीं, मैंने गजवाए हिंद हाँ जी। हाँ, मैं बताता हूँ क्यों नहीं सुना कभी। उसका एक रीज़न है। आज अपनी पुरानी सभ्यता इजिप्ट की सभ्यता लगा लो, रोमानियन सभ्यता, इटालियन सभ्यता सारी खत्म हो गई। सिर्फ भारत की सनातन सभ्यता है जो आज जीवित है। ये एक आत्मा है दुनिया की। तो अगर इस आत्मा को कब्जा लिया तो पूरी दुनिया इनके कब्जे में आ जाएगी। ये लोग आज भी अच्छे तरीके से मानते हैं। इसीलिए एंटी जो कहते हैं ना कि कुछ मुस्लिम कंट्रीज, सारी नहीं, कुछ मुस्लिम कंट्रीज और पाकिस्तान, अज़रबैजान, तुर्की जैसे देश, ऑफ कोर्स चाइना मिलके इंडिया के ऊपर अटैक करेंगे। अब इसका पॉजिटिव वे मैं बताता हूँ, इसका फायदा क्या होगा इंडिया को अगर अटैक करते हैं। एक बात तो क्लियर है, बुक्स में ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि भारत का अंत होगा, कहीं नहीं लिखा। अपने जितनी भी आप प्रेडिक्शंस पढ़ लो,
क्या लिखा कहीं बिल्कुल, पे भी? बिल्कुल। कहीं नहीं लिखा जी। अखंड भारत का जिक्र ज़रूर है। जो बिल्कुल। अखंड भारत का जो ज़िक्र है, वो इसीलिए हुआ है, सॉरी थोड़ा-सा, जो अखंड भारत कोई का नहीं ज़िक्र है वो जी। इसीलिए हुआ है, क्योंकि अगर कल को पाकिस्तान इंडिया के ऊपर अटैक करेगा, अपन पाकिस्तान को शामिल कर लेंगे। श्रीलंका करेगा, श्रीलंका को शामिल कर लेंगे। तो भाई अगर ये अटैक ही नहीं करेंगे तो इंडिया के पास क्या रीज़न रह जाएगा उनको शामिल करने का आपस में, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है? आई होप कि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इससे मिली होगी बिल्कुल, बिल्कुल जी। कि कैसे तो जो गगन जी हमारी प्रेडिक्शंस हैं वो सच हो रही हैं। बिल्कुल। तो अब अपने नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़ने पहले मैं ऑडियंस से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लगभग 50-60 लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन आप शायद बात तो मस्त हो गए, आप लाइक करना भूल गए। रिक्वेस्ट है सभी जितने भाई-बंधु देख रहे हैं, जल्दी से वीडियो लाइक करके 30 लाइक अपने पूरे करवाओ और साथ में आप कमेंट में अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है और आप किसी प्रेडिक्शन के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं, तो आप क्वेश्चन भी अपने पूछ सकते हैं। इस डिस्कशन के बाद हम आपके सवालों का जवाब भी देंगे। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है जितने भी भाई-बंधु हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जल्दी से वीडियो लाइक करके अपने 30 लाइक का टारगेट है, वो ज़रूर जल्दी-जल्दी पूरा करवा दो, ठीक है? तो गगन जी अपने ना अब एक अगले जो सीरियस टॉपिक के ऊपर एक और बढ़ते हैं कि काफ़ी जगह ऐसा लिखा जाता है कि दुनिया है वो 2 हिस्सों में बँट जाएगी, ठीक है? आधी दुनिया एक तरफ, आधी दुनिया एक तरफ और माना जाता है कि आने वाले समय में सारे बॉर्डर खत्म हो जाएँगे और एक क्लियर वे में कहूँ तो ऐसा माना जाता है कि मुस्लिम वर्सेस पूरी दुनिया हो जाएगी, ठीक है? ऐसा है और पिछले कुछ समय से देखें भारत के अंदर भी कहें या कहीं भी कहें एक मुस्लिम जो है, उनकी इमेज नेगेटिव बनती जा रही है, इससे सभी से एग्री करेंगे। और देशों का जो युद्ध भी हो रहा है, वो भी कहीं न कहीं रिलिजन के बेस पे होता जा रहा है ना? अगर आपने इज़राइल का चल रहा है, वहाँ पर भी देखें, तो कहीं न कहीं ये चीज़ आ रही है कि जहाँ पे मुस्लिम कंट्री है, भारत उसके अपोजिट कंट्री के साथ खड़ा होता है और कहीं न कहीं ऐसा ही चल रहा है। तो क्या आपको लग रहा है कि ऐसा होने वाला है कि मुस्लिम वर्सेस वर्ल्ड या ऐसा क्या कोई रियल लाइफ में सिनेरियो बन रहा है? आज मेरे से लिखवा के ले लो, ऐसा बनने जा रहा नहीं, ऐसा बन गया है। मैं बताता हूँ कैसे। अभी फ्रांस में पहले एक मुस्लिम जो पैगंबर है उनका कार्टून बनाया गया था, उसमें फ्रांस में एक हत्या हो गई थी मुस्लिमों द्वारा। उसके बाद फ्रांस में दंगे हुए, ठीक है? फ्रांस ने क्या कहा कि जो मुस्लिम रिफ्यूजी हैं, इनके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। जो लोग इलीगली इमिग्रेंट्स बन के आए हैं, इमिग्रेंट मतलब कि गलत तरीके से फ्रांस में घुसे हैं, उनको हम बाहर करेंगे। उसके बाद यूके ने एक कानून पास किया कि जो ऐसे इन्वेडर्स आए हैं, इन्वेडर मतलब कि ऐसे लोग छुप-छुप आते हैं, कोई डोंकी लगा के आ गया, कोई कैसे आ गया, उनको हम बाहर निकालेंगे। बाकायदा दक्षिण अफ्रीका के एक देश है, मेरे भी माइंड से नाम निकल गया, उसके साथ उन्होंने $300 बिलियन की शायद डील भी करी है कि हम वो अपने देश से लोगों को निकाल के तुम्हारे देश में छोड़ेंगे। तो धीरे-धीरे लोगों को ये समझ आने लग गया कि जो ये, मैं मुस्लिमों के खिलाफ नहीं हूँ, मैं पहले बता दूँ, लेकिन मैं कलाम का फैन हूँ, कसाब का नहीं। सिंपल सी बात। आज मेंटालिटी क्या कर रही है ज़्यादातर लोगों की, अपनी इंडिया में ही देख लें, बाहर देख लें, पॉपुलेशन अगर कहीं भी, ये जर्मन ने रिफ्यूजी बना के इन लोगों को बुलाया कि जी आपके साथ अगर लग रहा है कि जुल्म हो रहे हैं, आप हमारे, मैं सिंपल सी एग्जांपल दे रहा हूँ कि कैसे दो दुनिया दो हिस्सों में बंटेगी। जर्मनी ने मुस्लिमों को बुलाया कि जी अगर आपके साथ कोई धक्का हो रहा है तो आप हमारे देश में आके रहें। उसके बाद क्या हुआ, इन लोगों ने वहां पे पॉपुलेशन बढ़ानी शुरू कर दी, एक एक के 10-10 बच्चे, 4-4 शादियां। इसके पीछे लॉजिक क्या है? आज 10 मुस्लिम है 50 लोगों के देश में, कल को बच्चे पैदा होंगे तो मुस्लिमों की काउंटिंग बराबर हो जाएगी। वो राइट्स मांगेंगे अपने, उस देश बिल्कुल, की इकोनॉमिक की जो हेल्थ है खराब होगी उसके ऊपर। अब इनको अगर कोई रोके तो ये कहेंगे कि जी तो अल्लाह की देन है, हम नहीं रुकते। यही होता है, बिल्कुल। अल्लाह की देन है, मुझे कोई डर नहीं किसी का, मैं शरेआम सीधी बात बोलूंगा, अल्लाह की देन है, हम नहीं रुकेंगे। अब क्या हुआ, धीरे धीरे इनकी पॉपुलेशन बढ़ी, फिर ये कहते हैं कि जी शरिया कानून उस देश में लागू होना चाहिए, यूरोप में। अगर आपको शरिया कानून चाहिए तो आप ईरान क्यों नहीं रहते, अरब कंट्रीज में क्यों नहीं रहते, मुस्लिम कंट्रीज हैं आपकी, वहां पे शरिया कानून ऐसी चीजें आपकी लागू हैं, तो वहां पे क्यों नहीं रहते? आपको फ्रांस में जाके शरिया कानून लगा के क्या करना है? उन लोगों को अपने हिसाब से रहने दो। इटली की जो प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी, उन्होंने क्या कहा था, इस्लामिक इज नॉट सुटेबल फॉर यूरोप, वो हमारे कल्चर को खराब कर रहे हैं। तो धीरे बिल्कुल, धीरे इन लोगों ने क्या किया, वहां पे दंगे फसाद शुरू किए, उनकी लाइब्रेरी से जलाई। अब एक से लाइब्रेरी जलाना जो मैंने वर्ड बोला ना, इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। जब खिलजी वगैरह इंडिया में आए तो उन्होंने क्या जलाया,
नालंदा यूनिवर्सिटी आपने देखा होगा, नालंदा तक्षशिला सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी, एग्जाम्पल। सबसे बड़ी लाइब्रेरी, उसमें हमारा इतिहास था, हमारी साइंस थी। अभी रिसेंटली फ्रांस में क्या जलाया? लाइब्रेरी जलाई उनकी बड़ी, और वो फ्रांस की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी जिसमें उनकी पूरी हिस्ट्री थी। इट मीन्स कि पहले तो लाइब्रेरी जाओ, बुक्स खत्म कर दो कि उनका इतिहास खत्म। इतिहास खत्म तो तुम्हारा पास्ट क्या रह गया? कुछ बिल्कुल। भी नहीं रहा। ये बात हम थोड़ा अभी आके समझे हैं, यूरोप जल्दी समझ गया। इन्होंने निकालना शुरू किया इन लोगों को, जिसके बाद यूरोप क्रिश्चियन वर्सेस मुस्लिम हो गया। अब जब ये क्रिश्चियन वर्सेस मुस्लिम होगा तो हमारे इंडियंस के भी ये खाने में आने लगी बात कि यार हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है। अगर आप किसी भी, आप जो इंडिया में मुस्लिम है उनके किसी दादा परदादा का नाम सुनोगे तो राम श्याम ऐसा निकलेगा, कोई ना कोई तो निकलेगा। बिल्कुल, अगर बिल्कुल को जी। किसी के नहीं निकल रहा, इट मीन्स कि वो बाहर से आया है, तो उसको यहाँ पे शरिया कानून या इंडिया को इस्लामिक स्टेट बनाने में क्या फर्ज वो है भाई? समझ रहे हो? इस वजह से इंडिया में एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट्स हुए, जितने टेररिस्ट अटैक हुए हैं। मैं सारे मुस्लिमों की बात नहीं कर रहा, वंस अगेन कलाम का फैन हूं, कसाब का नहीं। क्या किसी आतंकवादी जो बम ब्लास्ट हुए किसी के पीछे राम श्याम सिंह सुना? नहीं। दूसरे होते हैं। इसीलिए ये तो दो ग्रुप बन गए दुनिया में, एक आइडियोलॉजी हो गई कि जो ये सोच है ना, ये टेररिस्ट सोच है। हालांकि कुरान शरीफ, बिल्कुल। पवित्र कुरान शरीफ ये कभी नहीं कहती कि ऐसा कुछ हो, ऐसा कुछ करना चाहिए। लेकिन जो मौलाना है ना, जो मदरसों वाली पढ़ाई इनकी स्टडी है, यो इन्होंने बच्चों को इतने तरीके से मॉडिफाई किया, हम काफिरों का ये करेंगे वो करेंगे, हमें जन्नत नसीब होगी, बदतर हूरें नसीब होंगी, ये होंगी। जीते जी तो मिलती नहीं, मरने के बाद चाहिए। बिल्कुल। तो बिल्कुल। इस वजह से जो दुनिया दो हिस्से में, आपको आई होप की एक्सप्लेन अच्छी तरीके से होगा कि कैसे बन रही है। बिल्कुल जी। अब अपने थोड़े क्वेश्चन भी लेते हैं, फिर अपने जो अपना मेन टॉपिक था एक कल्कि अवतार और राम मंदिर, उसके ऊपर बढ़ेंगे। पहले जो अपने साथ लोग जुड़े हुए हैं, चेतन जी हैं, मोहम्मद कुमार अली जी हैं, खुशमीत जी हैं और अर्पित जी हैं, आउटसाइडर और भी काफ़ी सारे भाई जुड़े हुए हैं। और जो एक क्वेश्चन आया अर्पित जी का, ये पूछ रहे हैं कि क्या बैंक भी बर्बाद हो जाएँगे आने वाले वॉर में? जब वर्ल्ड वार का मतलब क्या होता है? जब भी विश्व युद्ध होगा, सबसे पहले बॉम्ब गिरने से पहले इकोनॉमिक, यानी कि आर्थिक व्यवस्था को चोट पहुंचाई जाएगी। अगर आर्थिक व्यवस्था को चोट पहुंच गई, आपके पास मान लो 500-500 के नोट की गड्डी है, अगर उसकी कोई कीमत ही नहीं रही तो क्या करोगे आप? बैंक भी खत्म होंगे, ये कैश वैश भी सारा खत्म। वो कहते हैं ना कि जाना है तो जहान है, जिंदा रहोगे तो नोट का कुछ करोगे ना बैंक खातों का। बैंक फॉर श्योर ये सारा कुछ इसमें बर्बाद होगा। मतलब इकोनॉमी एक बार दुनिया की पूरी सबसे लो लेवल पे चली जाएगी। और खत्म ही अभी हो जो जाएगी। आपने जवाब दिया और एक ये मैं और ये क्वेश्चन लेता हूँ। सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये प्रेडिक्शन है, हाँ जी। ये प्रेडिक्शन है एक, कि बिल्कुल, देसी बिल्कुल घी वही मेरे 25 को रुपए। प्रेडिक्शन हाँ, मेरे को हाँ जी, 2-4 ऐसी काफ़ी प्रेडिक्शन दिख रहा है लिंक होके आ गई। एक अपने पास जी। और क्वेश्चन अगर मेरे पास अभी आता है तो एक क्वेश्चन आया था ये पूछने कि वर्ल्ड वॉर 3 कब स्टार्ट हो सकता है? दुनिया आज आग की चिंगारी के ऊपर बैठी है, बारूद के ऊपर बैठी है, बस एक कोई छोटी-मोटी चिंगारी, चिंगारियाँ लग रही हैं। एक ना, अगर आग जल्दी पकड़े कोई चीज़, वो जल्दी खत्म होती है। लेकिन जो बिल्कुल। कोयले की जो आग है ना, वो लंबी चलती है, उसका सेक लंबा रहता है। जो कोयले की आग लग रही है, रशिया, यूक्रेन, इंडिया, पाकिस्तान, इज़राइल, हमास, अभी जैसे जो 2 धड़े बन रहे हैं, ये कोयले की आग है। बढ़ रहे हैं उस तरफ। अब मेरी स्टडी तो यही कह रही है कि आने वाले 7-8 महीने में वर्ल्ड वार होगी। वर्ल्ड वार नहीं होगी तो कुछ बड़े इंसिडेंट होंगे। अभी एलियंस का भी मेरी स्टडी में बीच आ रही हैं चीज़ें, काफ़ी कुछ किया, वो बताएँगे अभी आगे, देखते हैं। जी। तो मैं अभी आपके एलियंस का ज़िक्र करा, तो मैं ना अभी एक शो का ज़िक्र कर रहा हूँ सिम्पसन, आपने भी नाम सुना होगा। और इसको लेकर ना मेरे अभी ये जो आपने बातें बताई, तो मेरे माइंड में इनकी 3-4 प्रेडिक्शन आई। पहली तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि इसके एक एपिसोड के अंदर ये दिखाया गया था कि एक एंकर है, वो न्यूज़ पढ़ के बता रहा है, उसमें बताया गया कि पाकिस्तान जो कि एक पैनकेक के बराबर है, ठीक है? और वो आदमी कह रहा है कि मेरे माइंड में ऐसा कोई पैनकेक नहीं है जिस पर इंडिया ने न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ी हो। ठीक है? मतलब उसके बाद वो एक एशिया का मैप दिखाते हैं, जिसके अंदर से पाकिस्तान रिमूव होता है और वहाँ पर पूरा समंदर दिखाया जाता है। ठीक है? और सिम्पसन की दूसरी प्रेडिक्शन की बात करें, एक एपिसोड के अंदर उन्होंने ऐसा दिखाया था कि जो तीसरा विश्व युद्ध है और न्यूक्लियर अटैक हो रहा है, ठीक है? इसको लेकर बहुत ज़्यादा दिखाया गया। भारत पाकिस्तान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर रहा है, ये भी वहाँ पर दिखाया गया। और एक और जो आपने एलियंस की बात करी, उसके अंदर ये दिखाया गया था कि दुनिया के जितने बड़े-बड़े लीडर हैं, अपने अमेरिका प्रेज़िडेंट की बात करें, उनको ये दिखाया गया कि एलियन उनका रूप लेकर वहाँ पे रह रहे हैं और दुनिया को फिर एक दिन पता चलता है कि ये सारे एलियन थे।
तो आपको क्या लगता है कि ये प्रेडिक्शन कहीं न कहीं सच हो रही है या हाइपोथेटिकल है? इसमें मैं थोड़ा 50-50 हूँ। मैं बताता हूँ कैसे। पहले हमें काउंट करना होगा कि सिम्पसन के एपिसोड्स कितने हैं। बिल्कुल। सिम्पसन के मे बी 1000 के 900 से 1000 एपिसोड होंगे मे बी। हाँ, बिल्कुल। उसमें से कितनी प्रेडिक्शन हुई? बहुत कम है उसके अकॉर्डिंग तो। बहुत कम है ना। और अगर इतने बड़े लेवल पे कोई चीजें वो बना रहे हैं तो ये एक इंसिडेंट हो सकता है कि आने वाली चीज फ्यूचर में कोई चीज मिल जाए, ज्वाइंट हो जाए। ये एक पॉसिबिलिटीज है। दूसरा, पैनकेक वाली बात करी आपने, सिम्पसन कब से शुरू हो रहा है? सिम्पसन तो बहुत पुराना है। 1980 से है ना, ये समथिंग ऐसा हाँ जी, है। हाँ जी। ये वो 3-4 दशक ऐसे हैं जब इंडिया और पाकिस्तान उन 3 दशकों में 4 से 5 बार युद्ध में आ चुके हैं। पूरी दुनिया को ये था कि भाई दुनिया के गुंडे ये 2 देश हैं, इनका कोई पता नहीं आपस में कब शुरू हो जाए। तो इसीलिए बिल्कुल। शायद पाकिस्तान का वो पैनकेक वाला इस्तेमाल किया। अब आ जाओ कि पाकिस्तान की जगह समुद्र है। समुद्र की क्यों बनाया वो उसके मैं ज़्यादा सोच अभी वही कहते हैं ना कि वो प्रेडिक्शंस कैसी होगी अगर वो सारी सच्ची हो जाएँगी उनकी। हाँ, एक मुझे प्रेडिक्शन शॉक ज़रूर कर रही है डोनाल्ड ट्रंप वाली उनकी, जिसमें वो बिल्कुल। पीछे कर रहे हैं। बट हाँ, हाँ। 1000 एपिसोड में से अगर मैं सिर्फ एक प्रेडिक्शन उठा के देखूँ, फिर इसके कंपैरिज़न में बाबा बेंगा तो बहुत एडवांस है। उन्होंने तो बिल्कुल, कृषि वो बुक्स तो लिखी हैं और है ना? तो आई होप कि इसका सिम्पसन का आपको समझ आ गया होगा। बिल्कुल, तो अब अपने अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं इसमें और अभी भी अपने साथ काफ़ी भाई जुड़े हुए हैं और सभी से रिक्वेस्ट है कि आपका कोई भी डाउट अभी भी चल रहा है, हमने बीच में सवाल के जवाब भी दिए, तो अभी भी आप पूछ सकते हैं, आपके सभी के सवालों के जवाब भी दिए जाएँगे और लगभग 75 के आस-पास आप लोग जुड़े हैं। लेकिन फिर जो नए भाई-बंधु जुड़े हैं, उनको बता दें कि वीडियो आप लाइक कर दो ताकि और लोगों तक भी चीज़ पहुँचे और किसी ने शुरुआत के अंदर अगर मिस करा है, तो ये वीडियो अपलोड हो जाएगी, उसके बाद आप दोबारा ये वापस से देख सकते हो, ठीक है? तो जिसने लाइक नहीं करा, जल्दी से वीडियो लाइक ज़रूर कर देना। अब गगन जी एक मेन जहाँ से सारी भविष्यवाणी शुरू हुई या जिसकी भी बात करते हैं, एक नाम आता है कल की अवतार, है ना? और इसको लेकर ना मैं बताता हूँ 2 कांसेप्ट माने जाते हैं दुनिया में। एक तो ये माना जाता है कि कल के अवतार कलयुग के बिल्कुल एंड में आएँगे। कुछ लोग ये मानते हैं कि वो अभी लाखों साल पड़े हैं, लेकिन अभी कलयुग के बीच में सतयुग आएगा। एक धारा इसके ऊपर ये है और दूसरे लोग ये मानते हैं कि अभी ही कल के अवतार आ रहे हैं और अभी ही सब कुछ होने वाला है। तो आपका क्या लगता है कि या ये दोनों ही गलत है या इसको लेकर क्या फैक्ट है? थोड़ा मतलब रियल लाइफ के साथ इसको आप अटैच करके थोड़ा हमें बताएँ। कल की अवतार के आने के बारे में ना स्टडी करने से पहले हमें ये समझना होगा कि उनके जन्म को लेके क्या चीज़ कही गई है। बिल्कुल। अगर जन्म को लेके हम उनकी स्टडी आज के देखें, आज के टाइम में देखें, तो मेरे अकॉर्डिंग के अभी कल के अवतार को टाइम है। गैप आएगा, सतयुग का गैप आएगा जो आज हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन जो आजकल चीज़ें हो रही हैं, आस-पास देख रहे हैं, तो वो इसी तरफ का इशारा कर रहे हैं जैसे कहते हैं लंच टाइम आएगा कलयुग का। हुँ, जो कलयुग का पीक टाइम है, ठीक है, जो ग्रंथों में लिखा है कि बेटा माँ की बिस्तर वो सारी चीज़ें अ, वो बेटी बाप की लाश नहीं उठाएगी, कोरोना में अपने देख लिया, ये चीज़ें अपने देख ली। बट बिल्कुल। कल के अवतार आए, अभी हम जो इंसान है ना, इतने पापी नहीं हुए कि भगवान को अवतार लेना पड़े। अगर भगवान जी कोरोना भेज के 3 महीने के लिए पाप रुकवा सकते हैं, उन्होंने थोड़ी-सी चूड़ी और टाइट करनी है, आपा तो सीधे हो जाएँगे। कल के अवतार अकॉर्डिंग टू मी तब आएगा, जब किसी संत, पीर, फ़कीर के हाथ से ये बात निकल जाएगी। अभी तो बहुत सारे साधु संत हैं हमारे, बहुत सारे अच्छे लोग हैं। कल के अवतार मीन्स क्या है? टोटल डिस्ट्रक्शन। वो तो आएँगे, जो पापी है खत्म करेंगे। इट मीन्स कि उसके बाद तो कोई सुधार की ऑप्शन ही नहीं रहनी जब खत्म हो गया। तो मुझे लग रहा है कि शायद अभी एक मौका हमको मिल रहा है। कोरोना इज़ अ वार्निंग, बट हमने वो वार्निंग खो दी, हम नहीं सुधरे। अभी जो वर्ल्ड वॉर 3 प्रलय, वर्ल्ड ये सेम ही है। 2 चीज़ें होती हैं, प्रलय और महाप्रलय। प्रलय इंसान भी ला सकता है, कुदरत भी ला सकती है। जो महाप्रलय है, वो धरती के साथ-साथ ऊपर रोहिणी मंडल लगा लो, आस-पास के ग्रह, उन सबको असर करेगी। अभी प्रेडिक्शन मतलब प्रलय की हो साइंटिफिक रखी है। साइंटिफिक वे में कहें तो प्रलय मतलब सिर्फ ये धरती पर डिस्ट्रक्शन और महाप्रलय बात करें जो हमारा पूरा पूरा, यूनिवर्स सोलर सिस्टम है, जी। सारे प्लैनेट्स हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग अब भी कोई ऐसे संत हैं बहुत सारे दुनिया में, शायद
एक कुछ सालों के लिए 1000-1500 साल के लिए सतयुग अभी आएगा। और ये शुरुआत, हम जो देखो अंत ही आरंभ है, अगर अंत नहीं तो आरंभ कैसे होगा? ठीक है? बिल्कुल जी। तो ये चीज़ जो अंत की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ये कलयुग का शायद ये पहला स्लॉट की एंडिंग हो रही है। इसके बाद सतयुग आएगा। लेकिन उस सतयुग के आने के बाद जो कलयुग होगा, वो होगा असली काल का युग। तब बिल्कुल जी। कल के अवतार शायद आएँगे। तो एक हमारे पास और क्वेश्चन है, ये पूछ रहे हैं क्या फूड क्राइसिस भी होगा? ऑफ कोर्स होगा। अभी यूक्रेन में रशिया ने अटैक किया। पूरी दुनिया में जो अपन कहते हैं ना कि व्हीट, कणक, उसका क्राइसिस आ गया। इंडिया था जिसने बचाई। ईरान को भेजी, इराक को भेजी, यूरोप को भेजी कणक हमने। सिर्फ एक देश से अगर कणक का क्राइसिस आ गया, वर्ल्ड वॉर तो आएगी फिर क्राइसिस। बिल्कुल, बिल्कुल जी। तो ये तो अपने थे वर्ल्ड वॉर 3 से रिलेटेड, उससे रिलेटेड। अब वापस अपने जो मेन टॉपिक इसके अंदर अपने रखा था लाइव के अंदर, तो ये जो राम मंदिर की अगर अपने बात करें, तो आज तक अपनों ने ये देखा है कि कभी भी देश के अंदर कुछ बड़ा होता है ना, तो उसका इफ़ेक्ट काफ़ी लॉन्ग टर्म पर आगे चला जाता है ना। और काफ़ी सारी अगर अपने साधु संतों की बात करें, एक माइथोलॉजिकल वे में देखें, तो उनके अंदर ये माना जाता था कि ये श्री राम मंदिर वहाँ पर पहले आज से साढ़े 500 साल पहले तोड़ा गया। काफ़ी लोगों ने इसको लेकर भविष्यवाणियाँ तब से लगातार हो रही है। काफ़ी साधु संतों ने तब भविष्यवाणियाँ करी थी। ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पास आ रही हैं। तो खुशी उसके जी, अनुसार सॉरी ना टू हाँ इंटरप्ट जी। यू, आपने अभी वर्ड यूज़ किया मैथोलॉजी। जी, जी। मैं कहता हूँ इसको हम मैथोलॉजी क्यों कहते हैं? मैथोलॉजी तो वो हो गया ना जो मिथ है, जो हमने बिल्कुल। कॉन्सेप्ट तैयार किया। वो मिथ नहीं है, रामायण मिथ नहीं है, महाभारत मिथ नहीं है, वो हमारा बिल्कुल, इतिहास है, बिल्कुल, हिस्ट्री बिल्कुल। है। ये तो पता नहीं ये क्यों आपने कहते हैं बढ़िया इसको। बताया। बिल्कुल, ये आपने मैं अपनी ऑडियंस से भी रिक्वेस्ट करूँगा, आप भी आज के बाद बहुत एक अच्छा कॉन्सेप्ट बताया कि रामायण की कहानी इसको माइथोलॉजी ना कह के हिस्ट्री बताई अपनी। ये बिल्कुल, हिस्ट्री है आपने एक अपनी। बहुत ही ये अपनी हिस्ट्री है। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि राम मंदिर बनने के बाद क्या आपको लगता है कि दुनिया में एक जैसे आपने 2019 की बात करी है ना, 2019 में हुँ, काफ़ी ऐसी घटनाएँ हुई थी, जिसके बाद 2020 में एक ऐसी चीज़ दुनिया में आई, जिसने दुनिया ने आज तक फेस नहीं करा कि पूरी दुनिया रुक गई। एटलीस्ट हमारी जनरेशन ने नहीं देखा था ऐसा कुछ, है ना? कोरोना के अंदर जो कुछ हुआ। तो क्या राम मंदिर के बाद चाहे पॉजिटिव वे में कहें या किसी भी वे में कहें, क्या कुछ ऐसा बड़ा इफ़ेक्ट आपको लगता है कि आ सकता है कहीं न कहीं? राम मंदिर के कारण नहीं, लेकिन दुनिया में कहीं न कहीं? हाँ, मैं यही बात, राम मंदिर के कारण अच्छा इफ़ेक्ट भले आ जाए, बुरा इफ़ेक्ट कभी नहीं आ सकता। पहली बात। बिल्कुल, बुरा इफ़ेक्ट आएगा उन लोगों के ऊपर जो किसी के धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या वो गलत रास्ते पे जिन्होंने खुद की लाइफ़ बना रखी है, उनके लिए तो राम मंदिर ही बुरा है। कहते नहीं, बहुत सारी वीडियोज़ आपने देखी होंगी, बिल्कुल, तोड़ेंगे जी, बिल्कुल जी। इसका क्या फ़ायदा, इसका अभी कुछ लोगों ने कहा था कि जी राम मंदिर बनाने की क्या ज़रूरत थी, हॉस्पिटल बना देते। सही है। उन लोगों को ये नहीं समझ आ रही राम मंदिर की इम्पोर्टेंस क्या है। राम मंदिर बन गया, अब उस राम मंदिर को देखने के लिए कितने लोग आएँगे? बहुत लाखों में। उन लाखों के लोगों के आने की वजह से वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे ट्रैफ़िक बढ़ेगा, टूरिज़्म लोग बढ़ ज़्यादा जाएगा, आएँगे, हर चीज़ स्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा, होटल्स बढ़ेंगे, लोगों को और रोज़गार मिलेंगे, रोड कनेक्टिविटी ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब वहाँ पे रोड कनेक्टिविटी होगी, लोग ज़्यादा रुकेंगे तो ज़्यादा हॉस्पिटल्स और बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। हालाँकि मैं नहीं चाहता कि वो हॉस्पिटलों की ज़रूरत ना पड़े, बनेंगे तो राम मंदिर तो एक बाकायदा कहाँ तो एक हॉस्पिटल बना के वहाँ तक बात सीमित हो जाती। राम मंदिर तो एक ऑप्शन बन गया डेवलपमेंट के लिए, तो ये तो अच्छा इफ़ेक्ट हो गया ना। मतलब अगर अपने राम मंदिर को स्पिरिचुअल वे में ना भी ले, ठीक है? दूसरे वे में भी देखें तो बहुत ज़्यादा इंडिया की एज़ ए कहें अपने इंडिया की फाइनेंशियल भी बहुत ज़्यादा इसमें हेल्प होने वाली है। अभी और एक यूपी सिंपल में बहुत एग्ज़ाम्पल ज़्यादा बताता विकास। हूँ। हाँ जी। जब भी फ़ॉरेन से हमारे देश में कोई गेस्ट आते, हमारे राष्ट्रपति को मिलते, वो क्या चीज़ देते हैं उनको गिफ्ट में? कभी नोटिस किया है? वो शायद कोई मोनूमेंट ऐसी कोई चीज़ ताजमहल, हाँ, वही देते थे। बिल्कुल। फिर कुछ लोग गीता देने लगे, भगवत यस, गीता। अलग-अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाई गई भगवत गीता। जिस देश की जो लैंग्वेज है उसमें भगवत गीता दी गई उन्हें। अब हम देंगे बिल्कुल। राम मंदिर। अब राम मंदिर देने का क्या असर होगा? जब लोग देखें ये राम मंदिर है क्या? अब ना गोरों में एक चुल है, अपने इंडियंस में नहीं है कि ये है क्या, वो ना गहराई में जाके देखते हैं। वो देखेंगे, राम के साथ स्टडी करेंगे रावण को भी। रावण की साइंस, चारों वेदों का ज्ञाता, ठीक है? और अगर वो इतना साइंस इतना सुपीरियर था तो राम जी कितने सुपीरियर होंगे जिन्होंने उनको उसको मार दिया। तो बिल्कुल, राम जी की बिल्कुल। साइंस तो उससे एडवांस रही होगी ना।
तो वो राम को भी स्टडी करेंगे। जब वो राम को स्टडी करेंगे तो वो किसको स्टडी कर रहे हैं? भगवान को स्टडी कर रहे हैं। बिल्कुल। एक महाभारत सीरियल था, उसके जो अर्जुन का रोल किया वो एक एक्टर धर्म से मुस्लिम थे। तो उन्होंने भगवत गीता सुनी सिर्फ उस वजह से कि उनको रोल करना था। जब महाभारत वो सीरियल खत्म हुआ, वो कहते हैं कि मैं तो पूरा मॉडिफाई हो गया। अरे वाह! तो भाई बिल्कुल। वही तो मैं बता रहा हूँ ना, फर्क राम मंदिर का। अच्छा ही असर होगा, बुरा किसी पे नहीं होगा। हाँ, बुरा उसके ऊपर होगा जो चाहता नहीं कि अच्छाई आए। मतलब अगर आप इस बात को अपने थोड़ा डीप वे में और लेके चलें, आपने कहा है जो नहीं चाहते कि अच्छाई आए और अपने नाम ना मिले, सभी जानते हैं कि कौन नहीं चाहते कि वहाँ पर राम मंदिर बने, है ना? एक कम्युनिटी की बात ना भी करें। अब जैसे हमने पहले बात करी थी कि दुनिया 2 हिस्सों में डिवाइड हो रही है। आपने एक कम्युनिटी कम्युनिटी का जिक्र वस किया ना, आपने कम्युनिटी का जिक्र किया, मैं यहाँ पे कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा सिर्फ। उस कम्युनिटी के जो आज के समय में लीडर बन रखे नहीं, हैं, नहीं, नहीं, मेनली नहीं, की नहीं, बात करें। सिर्फ उसी कम्युनिटी के नहीं, बहुत खुद सारी को कम्युनिटीज़ की। हिंदू धर्म सनातन से जोड़ने वाले लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं। ओके, अब क्यों दैट्स विरोध ग्रेट। कर रहे हैं? राम जी के साथ जुड़ गया तो वो तो नशा छोड़ देगा भाई, सुधर जाएगा। फिर बिजनेस तो मेरा सही है। खराब होगा ना अगर मैं नशा बेच रहा हूँ। आगे आप समझदार हो गहराई की बात। मतलब बेसिकली आपने इसमें काफ़ी चीज़ें इंटरैक्ट कर दी, ड्रग माफ़िया भी ले आए, एक कम्युनिटी भी ले आए, पॉलिटिक्स भी इसके अंदर आ गई। तो मेनली अगर अपने इन सभी चीज़ों को एक समराइज़ करके देखें, ड्रग माफ़िया की बात करें, जिस हम कम्युनिटी की बात करें, टेररिज़्म की बात करें, इन सभी का मेन एम जो पूरी वर्ल्ड में देखें, तो वो ये बेसिकली ये है कि यूथ को खराब करना किसी न किसी वे से। राइट? वहाँ के लोगों को खराब करना जो भी है, चाहे वो ड्रग फैला के है, चाहे टेररिज़्म है, चाहे किसी भी वे से। और आत्मा दूसरी को कब जाना है, दुनिया की आत्मा को कब जाना है। यंग युद्ध के रास्ते उन्होंने अपना के देख लिए, कोई असर नहीं हुआ। ड्रग्स का रास्ता अपनाया गया। जब बिल्कुल। और चलिए चीजें आपके ना धर्म के मैं रास्ते। इस बात को मैं आपकी हो सकता है ये इल्यूमिनाटी के साथ मैच ना करता हो, लेकिन काफ़ी सारे लोग इसमें इंटरेस्ट रखते हैं। तो एग्ज़ाम्पल से इल्यूमिनाटी की देखते हैं कि एक तरफ मान लेते हैं ऐसे लोग हैं जो लोगों की आत्मा को बुरा करना चाहते हैं और वर्सेस वर्ल्ड जो उन लोगों को रोकना चाहता है। इल्यूमिनाटी आपने ऐसा कुछ गूगल हो पे कभी सकता है? सर्च किया आजकल? अगर आप नहीं, ना मैंने सर्च एक्चुअली करोगे गूगल पे तो नहीं। हाँ जी। इल्यूमिनाटी, कई टाइम से पहले, काफी टाइम अगर पहले आप सर्च करोगे तो काफी डिटेल सी कि वो आत्मा को रिप्लेस कर देते हैं, क्लोन बना लेते हैं, ऐसी काफी चीजें आई। मैं नहीं जानता सच झूठ क्या है। हनी सिंह का भी इंटरव्यू सुना मैंने। हनी सिंह भी बिल्कुल, इल्यूमिनाटी बिल्कुल। का सबसे बड़ा वो था, ठीक है। अभी क्या हुआ, इल्यूमिनाटी के ऊपर सिर्फ इतना ही कंसेप्ट आ रहा है कि जो कुछ पावरफुल लोग हैं, जो कुछ लोगों को आगे ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं। सारा बता रहा हूँ, अभी सिर्फ सर्च के ऊपर ये आ रहा है। तो वो दूसरा कंटेंट था, वो किसी ने हटाया। सोचने वाली बात है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। एक इससे मैं आपको रिलेट करता हूँ। कोलकाता में रिसेंटली 2-3 बंदे पकड़े गए जो हमारे वेदों को मॉडिफाई कर रहे हैं, उसमें इस्लाम के वर्ड लेके आ रहे हैं। जी। ठीक है, तो वो भी तो फिर इल्यूमिनाटी जैसी हो गई ना। हमारे वेद तो किसी को जाके ये नहीं बोलते घर पे जाके कि तू भाई धर्म परिवर्तन कर। उनसे क्या खतरा। बिल्कुल, जो बिल्कुल, लोग बिल्कुल। नहीं चाहते अच्छा हो, वही राम मंदिर के खिलाफ है। बिल्कुल, ये मतलब एक वही बात आपने बता दी अच्छाई वर्सेस बुराई। एक अपने इससे क्लियरली समझ सकते हैं और आने वाले समय में भी ऐसी कुछ चीज़ भी हमें वर्ल्ड में भी देखने को मिले कि जो लोग बुराई कर रहे हैं, वो जहाँ-जहाँ पे भी अच्छाई है उसे खत्म करने की कोशिश करें। धीरे धीरे जो लोग सामने आ रहे हैं बुराई वाले ना, धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। राम मंदिर का विरोध तो बहाना है, असली तो अपना कुछ और ही चमकाना है। समझ रहे हो ना। तो बिल्कुल, बिल्कुल। ये चल रहा है। तो गगन जी हमारे पास 2 सवाल और आ रखे हैं, एक सुनील अग्रवाल जी और एक ये बता रहे हैं। इनका पहला सवाल तो ये है कि क्या मोदी जी दिव्य आत्मा है और क्या वो आने वाले समय में एक अवतार के रूप में पूजे जाएँगे? और पहले तो आप इसका जवाब दीजिए फिर अपने दूसरे पे चलते हैं। नहीं, वो दिव्य आत्मा नहीं है, लेकिन उनको धर्म का ज्ञान है मेरे अकॉर्डिंग। दिव्य आत्मा नहीं है। दिव्य आत्मा हमारे साधु है पुराने। कैलाश में जाओ आप, अभी भी 2-2 250 साल के साधु जिंदा है, वो दिव्य आत्मा है। हमारे साधु संत संत फकीर, वो दिव्य आत्मा है। आप दिव्य आत्मा को सिर्फ मुद्दे से अगर बात करोगे तो आप दिव्य आत्मा का जो वर्ड है ना, जो देखने में 2 अक्षर है लेकिन बहुत बड़ी चीजें इसमें आ जाती हैं। तो मोदी जी दिव्य आत्मा नहीं है, लेकिन
उस जो है कहते हैं ना कि सनातन क्या आर्ट ऑफ लिविंग, उस तरीके को फॉलो करने वाले एक इंसान। गगन जी, आई थिंक ना मैं बताता हूँ, इनका क्वेश्चन ये था, ये मोदी जी को कंपेयर करना चाहते हैं, जैसे श्री राम जी हुए, श्री कृष्ण जी हुए, ना, ना, जिनकी ना, आज पूजा होती है। क्या बिल्कुल भी मोदी नहीं। उस लेवल पे हैं या ऐसा ही है? नहीं, नहीं, मतलब अपने बिल्कुल ये भी कह नहीं। सकते हैं कि मोदी जी धर्म पे चलने वाले एक व्यक्ति हैं, लेकिन वो भगवान के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। तो एक हमारे साथ एक और क्या है, ये पूछ रहे हैं कि लाल किताब कैसी है? देखो, लाल किताब में जहाँ तक मेरा ख़्याल है ये कुंडली वग़ैरह या वो फ्यूचर प्रेडिक्शंस ऐसे ही कुछ करते हैं ना लाल किताब में। नहीं, एक्चुअली मैं मेरे को नॉलेज नहीं है इसके मुझे बारे में अगर बिल्कुल थोड़ा भी। बहुत आइडिया है, बाकी अगर मैं रॉन्ग हुआ तो भाई जी बता देंगे। शायद लाल किताब वैसा है। ज्योतिष एक साइंस है, नो डाउट। बट ये साइंस आज के समय में बहुत कम लोगों को आती है। अगर जो आपने बुक उठाई है, लाल किताब है या कोई भी है, उसमें सही तरीके से ज्योतिष है तो वो सही है। जो ज्योतिष गणना सही तरीके से है। अगर वो भाई वही मॉडिफाइड है काम कि जी अपने तो सिर्फ बिज़नेस कमाना है, पैसे देने हैं, फिर वो चाहे लाल किताब हो, चाहे हरी किताब हो, वो कोई भी हो, फिर उसका कोई असर नहीं। बाकी लाल किताब के बारे में ज़्यादा नहीं जानता। जितना कि मैंने सुना था, वो मैंने आपको बता दिया। तो गगन जी, एक ना अपने जैसे कल की अवतार और मेन टॉपिक के बारे में अपने बात कर ली। एक अभी मैं एक यूट्यूबर की वीडियो देख रहा था और काफ़ी बड़े यूट्यूबर अपने नाम नहीं लेते। उन्होंने क्या करा, भविष्य मल्लिका के ऊपर बनाई, कि उन्होंने एज़ एक्सपोज़ करा कि काफ़ी लोग भविष्य मल्लिका को लेकर जो प्रेडिक्शन कर रहे हैं, वो किस प्रकार गलत है, सही है। तो बेसिकली उन्होंने एक पंडित कोई थे, अपने नाम नहीं लेते, वो भी यूट्यूब पर इसी प्रकार बताते हैं। उनका उन्होंने एक इस प्रकार से एक्सपोज़ करा, उन्होंने क्या कर रखा है, अब मेरे को नहीं पता उन्होंने करा या नहीं करा, वो यूट्यूबर के बताने के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। उन्होंने क्या करा, अपनी एक किताब बनाई, उसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट सभी पे डाला और लोगों को कहा कि ये भविष्य मल्लिका है, आप इसे खरीदें। 100 पेजों की किताब थी और उन सभी के अंदर उन्होंने सामान्य भाषा के अंदर अपनी प्रेडिक्शन सारी लिख रखी थी कि जो-जो उनको लग रहा था कि इस साल ये होगा, इस साल ये होगा। और जबकि लोगों ने जब रिसर्च करा, तो लोगों को ये पता चला कि जो ओरिजिनल भविष्य मल्लिका थी, वो तो कुछ उसके डॉक्यूमेंट थे, वो गवर्नमेंट के पास हैं और कुछ माना जाता है कि उड़ीसा के जो पुराने लोग हैं, वो उनके पास हैं, वो पब्लिकली कहीं पर भी ऐसे अवेलेबल नहीं है और कई लोगों से मा उड़ीसा में मेरी बात हुई, वो कहते हैं कि हमारे पुरातन बताते हैं कि ये 85,000 से ज़्यादा ग्रंथ हैं, जो किसके पास है ये किसी को नहीं पता। लेकिन वही सुना है तो कि बता रहा हूँ भविष्य ना मैं, मल्लिका है। वही तो तो बता रहा क्या हूँ ना आपको मैं। लग रहा है कि लोग खुद के प्रॉफिट के लिए भी भविष्य मल्लिका का नाम लेकर झूठ बता रहे हैं? अब मान लो मैं एक बुक बना लूँ, उसका नाम रख दूँ भविष्य मल्लिका। अब पहले तो भविष्य मल्लिका नाम का कॉपीराइट किसके पास है? और इंडिया बिल्कुल। इतना बड़ा देश है, मैं अगर एक स्टेट में बेच भी दूँ, किसी को नहीं पता चलेगा कि कौन सी भविष्य मल्लिका बिक दी। जो एक्चुअल की बात कर रहा हूँ मैं भविष्य मल्लिका, मैं उसकी प्रेडिक्शंस की बात कर रहा हूँ। एक्चुअल पुराने जो हमारे वेद हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। समझ रहे हो? जो कह रहे हैं ना बिल्कुल। कि ये ऐसा हो नहीं सकता, फ्रॉड है, वो है। आज से 30 साल पहले किसने कहा था कि फ़ोन लगा के आप वो देख लोगे कि 50 किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति से यहीं बैठे-बैठे बात हो जाएगी। वो बोलेंगे हट पागल है साला। यही कहते हैं। बिल्कुल। वीडियो कॉल अपन कर रहे हैं, सामने बैठे हैं कभी? तो महाभारत में क्या नहीं, हुआ था? बिल्कुल वो वहाँ पे वो उसको बता रहा जो था संजय पूरा। कृष्ण जी ने दिव्या निगाह दी थी, किसको दी थी वो? क्या नाम था उनका? संजय था शायद नाम। संजय शायद, हाँ। हाँ उनको जी। दिव्या वो दृष्टि दी और वो वीडियो कॉल के माध्यम से वो सारा कुछ महाभारत का युद्ध देख रहा है। अपन तो एक लिमिटेड एरिया कवर करेंगे। युद्ध कोई ऐसा नहीं था कि केवल कुरुक्षेत्र में था। पूरा एरिया फैला हुआ था उसका, युद्ध का। वो वीडियो कॉल ही तो थी एक तरीके से। मतलब ऐज़ ए अगर बात करें, जैसे आजकल एक वीडियोज़ आ रही है, 3D वीडियो आपने सुनी होगी, जिसमें अपने स्क्रॉल करके देख सकते हैं ना, कि चारों तरफ क्या हो रहा है उसमें। का तब ऐसा कुछ था कि ऐसे एक 3D कैमरा हो जिसमें उनको सारा 3D व्यू दिख रहा है उसका पूरा आस-पास का, जहाँ वो चाहे ज़ूम कर रहे हैं सारा कुछ? 3D व्यू कह सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ना अभी अपन है पता है कैसे अज्यूम करते हैं उसको? अपन अज्यूम कर रहे हैं उसको कि वो सामने चलाएगी, क्योंकि जो अपन टीवी सीरियल्स में देखा ना कि उसको दृष्टि मिल गई, वो सामने टेलीविजन की तरह देख रहे हैं। मेरे अकॉर्डिंग उस समय टेलीपैथी थी, जो कहते हैं कि ओके। ट्रांसफॉर्म एक जगह से दूसरी जगह बंदा जाना। वो चीज़ उनके पास टेक्नोलॉजी थी, लेकिन वो हाइड थी, वर्चुअल रूप था उसका और वो सारा कुछ दिखा रहा था। मेरे अकॉर्डिंग कि ऐसा कुछ था। तो मतलब ना भाई मैं साहब बताता हूँ जिसको काफ़ी। नॉलेज नहीं, हाँ जी, हाँ जी। जिन्होंने जब पढ़ा ही नहीं, जिसको धर्म ग्रंथों के एबीसीडी नहीं पता, वो तो बोलेगा ना कि ये सारी फ्रॉड है। मतलब जैसे अगर बात करें, अब किसी को बताएँ कि उसके पास ऐसी शक्ति थी कि उसने शक्ति मारी, ये आ गया, है ना? तो लोग आज बता देते हैं कि ये तो झूठ है, ऐसी शक्तियाँ थी, उनके पास तो मंत्रों से होता था। लेकिन क्या आपने मान सकते हैं कि तब ऐसी साइंस थी जो हमने आज तक डेवलप नहीं करी? आज से अगर 100 साल पहले किसी को बताएँ कि ऐसे वीडियो कॉल हो जाएगी, तो वो भी बताएगी ये तो झूठ बोल रहा है या ये तो बाबा जादू कर रहा है ना? तो क्या तब ऐसी कोई साइंस थी जहाँ तक हम आज पहुँच नहीं पाए, इसलिए हमें वो सब माइथोलॉजी लग रही है?
अगर उस समय की साइंस और आज की साइंस को आप कंपैरिजन करोगे, ब्रह्मास्त्र का नाम सुना आपने? हाँ जी, हाँ जी। वो क्या था? एक अस्त्र एटम जो बहुत परमाणु, डिस्ट्रक्शन कर देता। बिल्कुल, एटम परमाणु। अपन धरती में दबा के रखते हैं, रावण कंधे पे रखता था। बिल्कुल। तो जो आज की जो साइंस है ना, वो उस समय की साइंस की, सनातन की जो साइंस है, उसका 1% भी नहीं है। ओके। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बच्चे अभी कॉन्सेप्ट आएंगे आगे, वो शायद अगर अपन कभी स्टेम पॉडकास्ट सेल दोबारा वाली करेंगे। बात करें। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल, वो एक ना अपने पास और क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट भी क्या आने वाले टाइम में फेल हो जाएगा? इसके ऊपर ना मैं एक और बात भी ऐड करूँगा। दरअसल 2025 को लेकर नासा के साइंटिस्ट ने एक एडवाइजरी जारी कर रखी है। उन्होंने कहा कि एक सोलर स्टॉर्म आने वाला है। अगर वो अर्थ की साइड आया तो जितने भी हमारे सैटेलाइट है वो सब डिस्ट्रॉयड हो जाएँगे। और काफ़ी ग्रंथों के अंदर ये भविष्यवाणी लिखी है कि ये सब चीज़ें बंद हो जाएँगी। अब मैं इस चीज़ की प ऑथेंटिसिटी नहीं दे रहा, आपका क्या ग्रंथों मानना में है? अग्नि वर्षा का नाम सुन पढ़ा होगा आपने? बिल्कुल, तो वो सोलर स्टॉर्म ही है। ओके। अग्नि वर्षा, सोलर स्टॉर्म का मतलब ये थोड़ी ना कि आपके ऊपर गर्म हवाएं चलेंगी। जब कण आएंगे, सोलर स्टॉर्म क्या है? वो कण है जो धरती की तरफ बढ़ रहे हैं, सूर्य के। धूल है, कुछ और चीजें भी हो सकती हैं, जहरीली गैसेज हो सकती हैं। जब वो अपने को पास करेंगी, वो आग जैसी तो है। इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी, ये तो सब बंद होगा ही होगा। 101 वर्ष। ओके। चलो सोलर स्टॉर्म की छोड़ो, धर्मों की छोड़ो। मैं मान लो दिल्ली में रह रहा हूँ, पाकिस्तान ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया, मेरी तो लाइट गई। सही है। नेट गया। इंटरनेट किसके ऊपर डिपेंड है? बिजली के ऊपर। नेट लाइट के। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर किसी बिल्कुल, ने सोलर बिल्कुल, पैनल लगा रखा होगा, वो भले बच जाए। तो सही है। नहीं तो दूसरे का क्या फिर भी ज़रूरत है? जहाँ से इंटरनेट आ रहा है वहाँ का बंद हो जाएगा ना। वहाँ बंद हो जाएगा। बिल्कुल, तो गगन जी आज अपनों ने काफ़ी टॉपिक के ऊपर बात भी करी और लगभग 50 मिनट अपने को बातचीत करते हो गए और लोगों ने काफ़ी पसंद भी करा। अभी तक भी अपने साथ 75 से 74-75 लोग जुड़े हुए हैं। तो सभी का पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद, आप इतने समय तक जुड़े रहे। और पहली फिर रिक्वेस्ट कि जिसने वीडियो लाइक करने के लिए लाइक कर देना। जो भाई-बंधु बाद में जुड़े हैं, उन्हें बता दें कि पॉडकास्ट के अंदर मेनली हुआ क्या। जितनी हमने आज तक आपको प्रेडिक्शन बताई, भविष्यवाणी का किसी की भी बताई, उसको हमने रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करके देखा है कि क्या वो रियल लाइफ में भी सिनेरियो पर फिट बैठ रही है या ये सिर्फ हवा में बातें हैं। तो किसी ने अगर मिस करा है, वीडियो अपलोड हो जाएगी, तो आप दोबारा इस चीज़ को देख सकते हो। अब अपने 2-4 मिनट और रुकेंगे, तब तक किसी का कोई सवाल है आपके मन माइंड में आ रहा है, कुछ भी आपके आ रहा है, तो आप जल्दी से बता दीजिए। आप नीचे कमेंट कर दीजिए, फिर हम आपके सवाल भी ले लेंगे। और गगन जी जल्दी ही अपने दूसरा पॉडकास्ट भी करें क्योंकि काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी बीच में आए थे कि आप दोबारा भी करें इस चीज़ को लेकर। तो अपन लोग तो जिसके तैयार ऊपर है। चाहेंगे बिल्कुल, बिल्कुल जी। तो अगर लोगों ने चाहा तो अपने दोबारा भी इसके ऊपर करेंगे और काफ़ी बड़ी संख्या में भी आज अपने साथ लोग भी जुड़े और आपने काफ़ी अच्छा समय दिया। तो अगर किसी का सवाल है तो आप जल्दी से पूछ लीजिए, अदरवाइज़ फिर अपने इस पॉडकास्ट का एंड करें क्योंकि हमने इनका भी काफ़ी समय ले लिया और आप भी काफ़ी लंबे नहीं, कोई समय से बात हमें नहीं। लगातार देख रहे हैं। तो पहले तो बहुत-बहुत सभी मैं का थोड़ा-सा धन्यवाद। ना अपने व्यूअर से भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कुछ बॉलीवुड रिलेटेड क्वेश्चन क्यों नहीं आता? यार इतनी अच्छी हनुमान मूवी आई है, मूवी अगर आप देखो ना खुशदीप जी, हाँ जी। भाई साउथ वाले हैं। हुँ, बिल्कुल। मैं वही सोच रहा हूँ कि अगर बॉलीवुड रिलेटेड आता तो बहुत कुछ था इन्फॉर्मेशन उसके रिगार्डिंग। तो एक ना मैं व्यूअर्स को भी बता दूँ कि जैसे आज इन्होंने हमें 1 घंटा दिया जियोलॉजी बात करें, जियोपॉलिटिक्स की बात करें, काफ़ी डिटेल में बताया। गगन जी का भी चैनल है यूट्यूब के ऊपर, उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट सेक्शन में भी पिन मिल जाएगा लाइव वीडियो एंड होने के बाद। तो आप इनका चैनल भी एक बार जाके ज़रूर विज़िट करें। जो इन्होंने शॉर्ट में चीज़ें बताई, इनका चैनल पर आपको काफ़ी डिटेल में वो चीज़ें मिलेंगी। जैसे इन्होंने बात करी, जो भी डिप्लोमैटिक चीज़ों की बात करी, आपको इसमें इंटरेस्ट है तो डिटेल में आपको वो चीज़ें मिलेंगी और नया आप सा किसी चैनल चीज़ है, से चाहते हो हाँ, नया सा चैनल है, और हम नए-नए सोशल मीडिया में आए हैं, गगन जी तो नाम भी क्योंकि आप बता रिसर्च दीजिए अपने करके आए चैनल हैं। का। हाँ जी, सॉरी? आप नाम भी अपने चैनल का सभी को हाँ, बता दीजिए एक बार। एक्सप्लोर विद द गगन मेरा चैनल है। हम नए-नए यूट्यूब, ये इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पे आए हैं, क्योंकि रिसर्च करके लेके आए हैं अच्छी खासी। अब हम तो हवा में बातें करनी नहीं है, आपको बिल्कुल अगर आप गूगल करोगे एक-एक बात को, आपको उसके सबूत मिलेंगे, रियल लाइफ में भी मिलेंगे। हवा में बातें करने वाले चैनल बहुत हैं, ऐसे हो जाएगा दुनिया तबाह। थंबनेल लगा के हम आपको डेट भी बता सकते थे कि इस दिन को वर्ल्ड वॉर होगी या वो होगी, लेकिन हम फैक्ट बिल्कुल, के ऊपर बिल्कुल। बात करते हैं। बिल्कुल, तो एक्सप्लोर विद गगन अगर आप सर्च करेंगे, तो आपको जिस पे लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो रही है, वो चैनल जाके देखना, ठीक है? आपको अच्छा लगेगा, आप वीडियो देखना।
तो गगन जी हमारे पास 1-2 क्वेश्चन भी आए हैं, अपने उसका आंसर जी। देके फिर इस वीडियो को अपने एंड करेंगे। तो पहला तो ये है कि 2025 में राम राज्य और 24-25 थर्ड वर्ल्ड वॉर, क्या ये पॉसिबल है कि 2025 पॉसिबल है। एंड तक राम राज्य और 24-25 में वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए? 2025 तक राम राज्य आएगा नहीं, लेकिन उसकी स्थापना की शुरुआत मैं मान सकता हूँ। वर्ल्ड वॉर का मतलब ये नहीं होता दोस्तों कि एक दिन में बॉम्ब फेंका, दूसरे दिन में वर्ल्ड वॉर खत्म होगी। वर्ल्ड वॉर मीन्स कि वो 6-7 महीने तो वो चलेगी। उसके बाद जो उसका असर रहेगा, डैमेज कंट्रोल रहेगा, वो 1 साल तक रहेगा। फिर कोई आएगा, राम राज्य की बात करेगा, मिल के बात करेगी, शांति दूत आएँगे, काफ़ी सारी चीज़ें और हैं प्रेडिक्शंस में। अभी डेट टाइम काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो बिल्कुल। फिर वो स्थापना करेंगे, फिर आगे राम राज्य की शुरुआत होगी। राम राज्य क्या है, जब सारे लोग राम की बात मानने लगें, अब एक साथ नहीं मानने लगेंगे वो, उनको समझाना पड़ेगा। तो और धीरे-धीरे एक आएगा, हमारे पास और आया है, 27-28 तक ये ये हो सकता है। बिल्कुल, ये पूछा है कि 2024 में कुछ बहुत बड़ा धमाका क्या होने वाला है, क्या ये सच है? क्या कुछ बहुत हाँ, बड़ा जो आज तक ना हुआ हो? कुछ होगा, मतलब बहुत अपने बड़ा होगा। 2-3 चीज़ें मुझे उनके कुछ प्रूफ्स भी मिले हैं, जो कभी बताएँगे। हिंट दे देता हूँ, एक तो एलियंस, ये आने वाले हैं। 2024 में अप्पा एलियंस को या एलियंस हमको हेलो करेंगे ही करेंगे। दूसरा, ओके, कोई ना कोई बड़ा देश, अभी छोटे-मोटे देश ही लड़ रहे हैं। कोई बड़े 2 देश, बेशक वो यूएसए, रशिया डायरेक्टली या यूएसए चाइना या इंडिया चाइना, 2 देश बड़े किसी न किसी युद्ध में जाएँगे, ये पक्का है। इन दोनों में से और एक घटना तो पक्का होगा। एक हमारे पास और आया है कि ये बोल रहे हैं 2030 तक वर्ल्ड वॉर होगा, 1 साल में खत्म नहीं होगा। क्या आपको लगता है कि इस साल शुरू होकर 2030 तक वर्ल्ड वॉर चल सकता है? हाँ, चल सकता है। बट मेरे अकॉर्डिंग जिस तरीके से आज हमारे वेपन्स हैं, है ना? मान लो अगर मैं कहूँ कि आज शुरू होगी वर्ल्ड वॉर, तो ज़्यादातर देश तब चलाएँगे जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जब उनके पास कोई और वेपन चलाने के लिए ना रहे, या उनके पास कोई ऐसा कोई टेक्निक ना रहे कि उनकी अर्थव्यवस्था ही खत्म हो जाए। हर देश की अपनी-अपनी एक पॉलिसी है। इंडिया की अलग है, पाकिस्तान की अलग है। जब उनकी वो पॉलिसी ब्रेक होगी, तब वो न्यूक्लियर वेपन्स चलाएँगे। अब ये उनके बिल्कुल। ऊपर डिसीजन है कि वो कब होगा, 6 महीने भी चल सकती है, 5 महीने भी, बट 6 महीने से ज़्यादा नहीं चलेगी वर्ल्ड वॉर, जहाँ तक मेरा ख्याल है। तो एक और आया है, ये पूछ रहे हैं कि एलियंस को कैसे पहचानें? वो सामने देखते ही आप पता चल जाएगा आपको एलियन है। वो बताएगा कि मैं आ गया। सही है। और एक हमारे पास और है, ये कह रहे हैं व्हाट आर द चांसेस ऑफ बिग अर्थक्वेक इन साउथ एशिया? 1000% हम मैसिव अर्थक्वेक फेस करने वाले हैं। अभी जापान मतलब में तो आया, सुनामी का अलर्ट लगा था, बच गए। यस। लेकिन फिर अब एक चीज़ देखिए, पहले जापान में आया, फिर अफ़गानिस्तान में आएगा। हुँ, जापान में आया 7.2, अफ़गानिस्तान में आया 6.1 या 2, बीच में क्या रह गया? भारत। अगर तो हमारी घर की 2 साइड की नींव हिल गई, तो बीच वाली दीवार कैसे बचेगी? बिल्कुल। आज नहीं तो कल हम फेस करेंगे, और बड़ा करेंगे। 8 से 9 तीव्रता तक का हम अर्थक्वेक फेस करने वाले हैं, हमें रेडी रहना चाहिए। और एक मैं इसके रिलेटेड भी एक पॉइंट पे बात करूँगा। एक हमारे पास और क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं कल्कि को कैसे पहचानें? भगवान को पहचानने के लिए ना बस आँखें बंद कर लेना, बाकी हो जाएगा सारा। आई थिंक मेरे पास ना इसका एक सॉल्यूशन था कि जैसे आपने पूछा कि सूरज को कैसे पहचानें? तो जब सूरज निकलता है, तो पता चल जाता है सभी को कि ये पता सूरज चलता है। है, सूरज का कोई एग्ज़ाम्पल नहीं है। अब किसी चीज़ को बोलो कि खुशदीप गगन जैसा दिख रहा है, कोई किसी जैसा दिख रहा है। सूरज को किसका बताओगे कि सूरज किसके जैसा दिखता है, बताओ? बिल्कुल, सूरज तो सूरज है। तो सही है, कल्कि तो बिल्कुल। कल्कि है। वो आएँगे, वो पता चलेगा कि हाँ, ये कल्कि अवतार है। और इस पे ना मैं एक बात भी बताना चाहूँ, आजकल काफ़ी अपने चलो नाम नहीं लेते, हमारी पिछली कंट्रोवर्सी उनके साथ रही। कुछ ऐसे भविष्यवक्ता फेसबुक, यूट्यूब पे बन के बैठे हैं, जो खुद को या खुद के भाई को कल के अवतार बताते हैं और लोगों से 25-25 हज़ार रुपए लेते हैं कि हम आपके मरे हुए परिजन से बात करवा देंगे। और ऐसा मेरे सामने केस तब हुआ है जब मेरे काफ़ी फ्रेंड्स उनके साथ कनेक्ट में उन्होंने इतने माँगे, तब हमने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी और वो आज भी एक्टिव हैं और खुद को ऐसा बताते हैं कि मेरे को भविष्य दिखता है, मेरा भाई कल की अवतार है, कभी बताते हैं कि ये फलाना देवता है, वो फलाना देवता है। आपकी बात तो में ऐड कर रहा इसके हूँ, ऊपर क्या करें? मैं आपकी बात में ऐड कर रहा हूँ, जो लोग ना कहते हैं कि मेरे भाई से मैं बात करके आया हूँ, जो लोग उनके पास जाते हैं अपने भाई से बात करने, अगर वो वापस आएँगे, वो बोलेंगे कि मैं करके आया हूँ, ज़्यादातर। पता क्यों? हमारे हुँ, कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं, जो कि बंदे को इल्यूज़न्स लेके आते हैं।
आपने अक्सर देखा होगा, कोई कहता है ना कि मुझे यार दिख रहा है कुछ, अपने को नहीं दिख रहा होता लेकिन उस बंदे को दिख रहा है। इट्स नॉट अ मिथ, ये कोई वो झूठ नहीं बोल रहा है। मेरी आयुर्वेदा के नॉर्थ इंडिया के सबसे बड़े डॉक्टर्स से इस मसले में बात हुई है कि क्या ऐसा पॉसिबल है? उन्होंने कहा कहते गगन तू बुरे से बुरा केस क्या बता सकता है? मैंने कहा, ये मेरे पास एक बंदा है जो कह रहा है कि मुझे कभी-कभार एक लड़की दिख रही है जो मुझे कहती है कि मैं तेरा गला दबा दूँगी। अब अपने बारे कहेंगे तो भूत पिशाच है। उसने कहा कि हमारे जो माइंड का नर्व सिस्टम है वो वीक होगा। उसके बाद दिमाग इल्यूज़नरी इमेजेस पैदा करता है और वो तब होता है जब हमें कोई केमिकल वो खिला दे। तो वो लोग क्या करते हैं, वो केमिकल खिलाएँगे। उसके बाद आप तो अपने भाई से मिलने जा रहे हो ना, तो जो आपके सबकॉन्शियस माइंड है वो आपके नर्व सिस्टम को सिग्नल देगा कि मुझे ऐसा चेहरा चाहिए। उसके बाद वो आपको करेंगे हिप्नोटाइज़। हिप्नोटाइज़ करने के बाद आपके सामने वो जो आप चाहोगे ना, वो आपके सामने इमेजिनरी बंदा खड़ा करके रख देंगे। आपको लगेगा कि हाँ, ये मेरा भाई है, मैं इससे बात कर रहा हूँ। उन डॉक्टर्स ने बताया, कहते कि जी ऐसे-ऐसे केसेज़ आ गए, मेरे पास बंदा बैठा है और वो डर रहा है। पता है किस बात से? उसको लग रहा है कि वो पानी में डूब रहा है। वो केमिकल का असर इतना ओह! है और ये आयुर्वेदा इसको के ना बड़े एक डॉक्टर हैं। एक ना मैं मेरे नाम पे ड्रग भी याद आया, एलएसडी करके एक ड्रग आता है जो वैसे पूरी दुनिया में बैन है। उसका सेम इफेक्ट ये होता है, उसकी एक टेबलेट आती है, वो कोई भी नॉर्मल इंसान ले ले, उसको अपने आस-पास हर चीज़ लगभग 1 दिन तक ऐसे ही दिखेगी जो कोई मर रहे लोग दिख रहे हैं और उसको लगेगा कि सब उसके साथ रियल लाइफ में हो रहा है। अगर आप लोग भी हाँ, यूट्यूब पे एलएसडी सर्च करोगे तो यही सब उसमें होता बिल्कुल। है। एक ड्रग और भी है, मेरे माइंड से निकल गया। वो ड्रग चल रहा है ऑस्ट्रिया साइड। वो ड्रग लो, मान लो मैंने आपको ड्रग दे दिया वो, मैं जो आपको बोलूँगा ना आप वो करोगे। मैं आपको बोलूँगा खुशदीन मेरे साथ चल, तेरे सोना निकाल के दे तेरा। आप सोना निकाल के दे दोगे, मैं निकल जाऊँगा। जब आपका असर खत्म होगा ना, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने खुद का सोना मुझे निकाल के दे दिया। और ऐसे शायद कुछ केसेज़ पंजाब साइड आए थे। मेरे जहाँ तक है कई महिलाओं के साथ ऐसा हुआ था, उन्होंने ऐसा करा था। कुछ केसेज़ यहाँ पे मैंने पढ़े थे। जी। काफ़ी अपनी सारी साइड दुनिया तो में ऐसे नहीं मैंने केसेज़ ज़्यादा आए सुने, थे। ऑस्ट्रिया में ज़्यादा है। ओके। तो अभी काफ़ी लोगों के वैसे तो काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन समय अब काफ़ी हो चुका है, 1 घंटे से अपने को ऊपर हो चुका है। तो दोस्तों आपका कोई भी सवाल है, अपने गगन जी से रिक्वेस्ट करके अगर दोबारा लेके आएँगे, तो आपका कोई भी सवाल है, अपने तब लेंगे और आप इनके चैनल एक्सप्लेन विद गगन पे जाके भी पूछ सकते हैं। तो अब वहाँ एक्सप्लोर पे विद जाके दी बात गगन, करेंगे। एक्सप्लोर विद गगन। EXPLOR, एक्सप्लोर विद डी गगन, क्योंकि एक्सप्लोर विद जी। गगन मैंने भाई कोशिश करी थी, बहुत लोगों ने बना रखा तो मैंने डी लगा दी बीच में। तो मैं बता दूँ डी गगन, एक्सप्लोर विद डी, डी डी फॉर गगन। डॉग वाला डी, हाँ, डी टोक वाला गगन लगा लो चलो। और हाँ, हाँ, तो गगन। बाकी अब बाकी हम लिंक भी डाल देंगे, आप वहाँ से डायरेक्ट भी देख लेना। तो गगन जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और सभी भाइयों को बहुत-बहुत आपका धन्यवाद इस बहुत-बहुत वीडियो में शुक्रिया। जुड़ने के लिए। जी, तो जिसने वीडियो शुरू से नहीं देखी, वीडियो अपलोड होने के बाद आप दोबारा देखना। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रब रखा। जय हिंद। जय हिंद।